सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा, आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन की बहुत कमी है और जो भी कुछ तैयारियां हैं वो बहुत महंगी भी हैं। आम परीक्षार्थी वहां तक पहुंच नहीं पाता है। कोचिंग इतने महंगे हैं और अपने शहर से, अपने जिले से स्थान भी बहुत दूर है, जाना संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए हमने ये तय किया है एक क्वालिटी एजुकेशन आप तक आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा का, आईएएस की मुख्य परीक्षा का एक क्वालिटी एजुकेशन, एक कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन, एक विस्तृत एवं गहन तैयारी, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव स्टडी दोनों आप तक पहुंचाया जाए, बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी विशेष सहयोग के। यदि आप पूरे मनोयोग से लेक्चर देखते हैं तो कोई भी संदेह नहीं है कि आप सिलेक्शन ना ले लें। ये एक मिशन है, ये एक मिशन है प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने का। और आज इस मिशन का एक प्रारंभ हम कर रहे हैं। शंखनाद है यह जीत का, आपके जीत का। और इसमें मैं विस्तार से, कोशिश हमारी यही रहेगी सभी सब्जेक्ट को विस्तार से बताया जाए, ताकि जो क्वालिटी एजुकेशन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत की धरती वीरों से खाली है, यह भी नहीं कह रहा हूं कि मौजूद नहीं है ऐसे लेक्चर। मेरा अपने तरफ से प्रयास रहेगा, बस मैं यही कहना चाहता हूं कि आपको एक क्वालिटी एजुकेशन मिले, एक ऐसा एजुकेशन जिसकी कमी है और उसकी पूर्ति हम लोग करें। विक्रमादित्य आईएएस की तरफ से यह पूरा संभव प्रयास रहेगा कि आपके तैयारी में संसाधन, दूरी, पहुंच बाधा ना रहे। अगर आप क्वालिटी मटेरियल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपके पास कोचिंग का पैसा देने के लिए पेमेंट नहीं है, आप दूर जा नहीं सकते हैं, घर बैठकर ही अगर आप एक परंपरागत तैयारी, बनावटी तैयारी नहीं, एक अनौपचारिक एजुकेशन मैं आपको देना चाहता हूं, जो मेरा अपना वर्षों का अनुभव है, उसी के तहत ये पूरी तैयारी मैं प्रारंभिक परीक्षा का कराऊंगा। आईएएस के साथ पीसीएस और जितनी भी परीक्षाएं हैं सिविल सर्विसेज की, और भारत में जितने भी होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, आईएएस तो आप बहुत आसानी से निकालेंगे, बाकी सारी परीक्षाओं को भी निकालेंगे। पॉलिटी का लेक्चर आज हम लोग लेंगे और संविधान के प्रारंभ से मैं आपको बताऊंगा। संविधान का कैसा निर्माण हुआ ये तो मैंने पढ़ा दिया है। आज का लेक्चर हम लोग लेंगे भारत के संविधान की विशेषताएं। आखिर वे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वे कौन सी चारित्रिक विशेषताएं हैं, वे कौन से लक्षण हैं जो भारत के संविधान को दुनिया का सबसे महान संविधान बनाते हैं। वह कौन सा गुण है, वह कौन सा आधारभूत तत्व है जो भारत के संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे विस्तृत संविधान बनाता है। जो अमेरिका अपने आप को दुनिया का पहला लोकतंत्र घोषित करता है, जो अमेरिका अपने आप को यह मानता है कि दुनिया को सबसे पहला लिखित संविधान दिया,
जो अमेरिका यह मानता है कि दुनिया का सबसे पहला आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हम हैं, उस अमेरिका के संविधान में प्रारंभ में केवल 7 अनुच्छेद थे, लेकिन भारत के संविधान के प्रारंभ में कुल 395 अनुच्छेद थे। तो दुनिया के इतने महान संविधान के लक्षण क्या है, विशेषताएं? देखिए, हर साल आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में इससे 1-2 प्रश्न जरूर रहता है और वो गद्यात्मक प्रश्न रहता है, लेकिन अगर आप इसके कैरेक्टरिस्टिक को संविधान के नहीं जानते तो वो प्रश्न गलत हो जाता है, निश्चित गलत हो जाता है। इन्हीं सब कमियों को दूर करने के लिए मैं ये लेक्चर सीरीज प्रारंभ कर रहा हूं और इसके पीछे उद्देश्य यही है, हर हाल में सफलता। प्रारंभिक परीक्षा की अकाट्य तैयारी है ये। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया, असंभव है कि प्रारंभिक परीक्षा ना निकले, लेकिन उस मनोयोग से आपको पढ़ना पड़ेगा, उस श्रद्धा के भाव से आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई कमी रह जाती है, क्योंकि देखिए कोई सर्वज्ञ नहीं है, कोई सर्वज्ञ नहीं है इस पृथ्वी पर, कोई कमी है कमेंट के माध्यम से आप पूछे, मैं फिर से बनाऊंगा, पुनः लेक्चर बना दूंगा। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि प्रारंभिक परीक्षा किसी का ना रुके भारतवर्ष में। अब आप कहेंगे तो अतिशयोक्ति बात हो गई, लाखों लड़के बैठ रहे हैं, कुछ हजार का सिलेक्शन आप कैसे कर, सब हो जाएगा। अरे भैया, क्या % लोग योद्धा होते हैं तैयारी में, ये तो आप जान ही रहे हैं। कितने % योद्धा होते हैं? मुश्किल से 10% तो असली कॉम्पिटिटर है। उन्हीं का तो होना है, उन्हीं का होना है। ठीक है, तैयारी में संख्या गिनाने वाले सिलेक्शन नहीं लेते, वो तैयारी के करने वाले स्टूडेंट नहीं है। जो वास्तव में पूर्ण मनोयोग के साथ तैयारी कर रहे हैं वो हमारे लक्ष्य हैं। मजाक करने वाले हमारे लक्ष्य नहीं है। गंभीर अध्ययन करने वालों के लिए यह गंभीर तैयारी होने जा रही है। तो भारत के संविधान की विशेषताओं को देखा जाए, समझा जाए और इसका कॉन्सेप्ट निर्मित किया जाए, ताकि यहां से अगर प्रारंभिक परीक्षा में कोई प्रश्न बने तो बाहर ना जाने पाए। ठीक है, भारत के संविधान की विशेषताएं उसको दुनिया में एक अलग संविधान का दर्जा प्रदान कराती हैं। भारत का संविधान कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अर्थात संविधान सभा द्वारा किया गया। यह वही संविधान सभा है जिसका पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, लेकिन आगे चलकर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यह वही भारत का संविधान है जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन डे उसी दिन को कहते हैं। उसी दिन भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। लेकिन पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हालांकि उसके 2 दिन पहले भी एक बैठक हुआ था 24 जनवरी को, जिस दिन संविधान सभा को अंतरिम संसद बना दिया गया 24 जनवरी 1950 को, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बना दिया। और 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र अर्थात रिपब्लिक बन गया। लेकिन संविधान जो बना उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, आज हम इसी को जानेंगे, समझेंगे और लक्षण को देखेंगे। सबसे पहला है, भारत का संविधान जो है वो लिखित एवं निर्मित है। भारत का संविधान का सबसे पहला जो विशेषता है वो यह है कि यह लिखित एवं निर्मित संविधान है। भारत का संविधान
किसी सम्राट या बादशाह के मुख से निकले हुए वचन नहीं है। भारत का संविधान किसी सम्राट के आदेश नहीं है। भारत का संविधान किसी स्वेच्छाचारी राजा या सम्राट का इच्छा नहीं है। भारत का संविधान एक लिखित एवं निर्मित संविधान है। इसको 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन इसके निर्माण में लगे और इसके बनने के बाद भारत के महान सुलेखक कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सक्सेना ने इसको हाथ से लिखा, इटालियन भाषा में, इटालियन अक्षर के रूप में। कुल 6 महीने प्रेम बिहारी जी को लगा, 6 महीने लिखने को। ये वही प्रेम बिहारी जी हैं जिनका नाम संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर है। अगर यह एग्जाम में आ जाए कि भारत के संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर किसका नाम है, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सक्सेना जी का है। इन्होंने भारत के संविधान को लिखा। वह ब्रिटेन जिसने भारत के संविधान का निर्माण करवाया, उसका संविधान अनरिटन है, अलिखित है। जो ब्रिटेन अपने आप को संसदीय सत्ता का वाहक मानता है, जो ब्रिटेन अपने आप को एक पूर्ण आधुनिक देश मानता है पहला, उस ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। लेकिन उसी ने भारत में लिखित एवं निर्मित संविधान का निर्माण करवाया। भारत के संविधान में के निर्माण के समय 7,635 संशोधन लाए गए। 2,437 संशोधन मान्य हुए। और आपको भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण रहस्य बता दूं कि भले ही हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत में लोकतंत्र की स्थापना की, लेकिन उन लोगों ने भारत के संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद को सर्वसम्मति से पारित किया, बहुमत से नहीं पारित किया कि 51% लोग एक तरफ हो गए और संविधान का अनुच्छेद पारित हो गया। नहीं, कोशिश यह किया गया कि सबको मनाया जाए। एक एक अनुच्छेद के साथ सर्वसम्मति का भाव था। आप अंदाजा लगाइए, हजारों वर्ष की गुलामी के बाद जो देश बन रहा है, लोगों के बीच संविधान को लेकर इतनी बढ़िया सर्वसम्मति थी। दुनिया का सबसे महान संविधान ऐसे ही नहीं तैयार हुआ। जो अमेरिका अपने आप को पहला संवैधानिक देश मानता है, उसके में 7 अनुच्छेद हैं, 7 अनुच्छेद। कनाडा में 147 अनुच्छेद। भारत के संविधान में एक 395 अनुच्छेद। तो भारत के संविधान की जो सबसे पहली विशेषता है वो यही है कि भारत का संविधान जो है वो लिखित एवं निर्मित संविधान है। किसी राजा या बादशाह के आदेश नहीं है, कथन नहीं है, वचन नहीं है, स्वेच्छा नहीं है। वह भारतीय जनमानस के आत्मा की पुकार है। यह पहला लक्षण मैंने आपको बताया। यहां से प्रश्न एग्जाम में जरूर बनेगा, जितना फैक्ट मैंने आपको बताया। नंबर 2, विश्व का सबसे बड़ा संविधान। विश्व का सबसे बड़ा संविधान। विश्व का सबसे बड़ा संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। 22 भाग, ओरिजिनली 395 अनुच्छेद और 8 शेड्यूल्स एंड अनुसूचियां थी। वर्तमान में 25 भाग, लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद। कुछ लोग अभी मान लीजिए एक सर्टेन फिगर में बता दूं, संविधान संशोधन होकर बदल गया तो यह बेकार की बात है, इसको पूरा बता पाने का कोई मतलब नहीं। तब भी 450-60 से ऊपर ही है और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन यदि एग्जामिनेशन हाल में प्रश्न आ जाए कि भारत के संविधान में ओरिजिनली कितने अनुच्छेद हैं,
तो आज भी 395 ही हैं। ओरिजिनली भारत के संविधान में आज भी 395 अनुच्छेद है। क ख ग घ जोड़ के उसको भले ही आप 450 से ऊपर कर दीजिए। मैं उसको इसलिए एग्जैक्ट फिगर नहीं बताता हूं क्योंकि संशोधन के माध्यम से बदलता रहता है। आज बता दूं कुछ और कल हो जाए कुछ। और पढ़ाई कॉन्सेप्ट से पढ़ना चाहिए, बहुत फिगर में आंकड़ों में रिजिड नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो भारत के संविधान में विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अमेरिका के अनुच्छेद केवल 7 अनुच्छेद थे, 147 अनुच्छेद कनाडा में थे। भारत के संविधान के एक विस्तृत स्वरूप को देखकर आइवर जेनिंग्स ने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। उन्होंने देखा कि भारत का संविधान इतना लंबा है, अब इतना लंबा है तो उलझाऊ है, वकीलों को केस जितना बड़ा सरल हो जाएगा, इतना लंबा उलझाऊ होने की वजह से वकीलों का स्वर्ग कहा। आइवर जेनिंग्स ने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग ऐसे ही नहीं कहा। 50-50 साल तक केस चल रहे हैं, बच्चा बाप केस लड़ रहा है और पोता नाती जो है उस केस का रिजल्ट पा रहे हैं। न्याय में देरी भी सबसे बड़ा अन्याय है। लोकतंत्र का वह आधारशिला जिसमें 10 अपराधी छूट जाए, एक निरपराध को दंड न मिले, उसके वजह से वर्षों केस लटके रहते हैं। और यह भी भारत के संविधान को उलझाऊ बना देता है। इससे इसकी महानता कम नहीं होती है, इससे इसकी महानता कम नहीं होती है। जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया, लागू होने वाला था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों ने स्टेटमेंट दिया था कि संविधान कितना भी बुरा हो, लेकिन उसको चलाने वाले यदि अच्छे होंगे तो बुरा से बुरा संविधान अच्छा हो जाएगा। संविधान कितना भी अच्छा हो, चलाने वाले अगर उसको बुरे होंगे तो अच्छा से अच्छा संविधान बेकार हो जाएगा। दोष संविधान का नहीं होता है, उसको इंप्लीमेंटेशन करने वाले लोगों का दोष होता है, संविधान का दोष नहीं है। जो भी खामियां आप देख रहे हैं संविधान का नहीं दोष है। भारत के संविधान में इतने विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान किए गए कि वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान, लॉन्गेस्ट संविधान बन गया। विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान, सबको कोशिश किया गया कि कोई भी सुविधा पाने से बचे ना। हजारों वर्ष की गुलामी के बाद, लगभग 200 वर्ष के अंग्रेजों की गुलामी के बाद, राजतंत्र के स्वेच्छाचारी शासन के से मुक्ति पाने के बाद अगर लोकतंत्र लागू हो रहा है तो उसके पीछे लोगों की बड़ी विशाल अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं। उन उम्मीदों को पूरा करने में इतना प्रशासनिक प्रावधान कर दिया गया हमारे संविधान निर्माताओं ने कि दुनिया का सबसे लंबा संविधान बढ़ गया, सबसे बड़ा संविधान। भले ही आइवर जेनिंग्स इसका आलोचना कर रहे हैं। आलोचना तो यह भी हुआ था कि भारत का संविधान 10 साल चलेगा, 50 साल से ज्यादा लोकतंत्र चलबे नहीं करेगा। आजादी के 75 साल पूरे हो गए, उन लोगों के मुंह पर तमाचा पड़ गया जिन्होंने कहा था भारत में संविधान 10 वर्ष तक चलेगा, ज्यादा ज्यादा 50 चलेगा। आजादी के 75 साल सफल चला। अगर कोई कमियां हैं संविधान में नहीं है, पहले ये समझ लेना। बार बार सिविल सेवा की तैयारी करने वाला विद्यार्थी निष्पक्ष होता है, ना ही वो तटस्थ होता है और ना ही वो पक्षपाती होता है, वो निष्पक्ष होता है। और सिविल सेवा की परीक्षा में जो निष्पक्ष लिखेगा वही उच्चतम नंबर पाएगा। निष्पक्ष वक्तव्य देने का, निष्पक्ष लेखन का शैली विकसित करिए। जिस दिन आप इस शैली को विकसित कर लेंगे ना, सिलेक्शन से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अपने इस चीजों में मैं हर जगह बताते चलूंगा क्योंकि मेरा उद्देश्य एक वैचारिक क्रांति ही तो है। सिविल सेवा की तैयारी में मैंने, अब आप मेरे पूरे लेक्चर यूट्यूब पे देख लीजिए। यूट्यूब तो मेरे लिए आप तक पहुंचने का माध्यम है, कोई सब्सक्राइबर और वॉच आवर बढ़ाकर वो मेरा माध्यम नहीं। यूट्यूब तो आप तक पहुंचने का, अपने नॉलेज शेयर करने का एक माध्यम, बस इतना मैं मानता हूं।
कहीं भी मैंने आपको बनावटी उत्तर नहीं पढ़ाया, कहीं भी। आप पूरे लेक्चर को देख लीजिए। मेरा उद्देश्य यह है कि सिविल सेवा की तैयारी एक वैचारिक क्रांति है। जब तक विचारों में परिवर्तन नहीं आएगा, डेवलपमेंट नहीं आएगा, सिविल सेवा की परीक्षा किसी भी कीमत में निकल ही नहीं सकता। और हमारे प्रत्येक क्लास का मूल उद्देश्य यही है। और अब मैंने जो शुरू किया है क्लास, उसमें तो मैं इस चीज को आपको करके दिखाऊंगा। तीसरा है संसदीय लोकतंत्र की स्थापना। संसदीय लोकतंत्र की स्थापना। अब ये क्या है जरा समझिए। क्या लोकतंत्र का कोई और ढांचा होता क्या है? बिल्कुल सही। डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र, लोक माने जनता, तंत्र माने व्यवस्था, यानी जनता की व्यवस्था अर्थात जनता का शासन। टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। लोकतंत्र के महानायक और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के लिए टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल संबोधन किया था। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। लेकिन लोकतंत्र का दो ढांचा इस समय दुनिया में है। पहला संसदीय लोकतंत्र और दूसरा अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र का मतलब होता है जो मैं बता रहा हूं वो डिफिनीशन है। इसके अलावा जो लोग अन्य बताते हैं वो डिफिनीशन नहीं होता है, वो उसका लक्षण होता है। मैं आपको परिभाषा बता रहा हूं। संसदीय लोकतंत्र का मतलब होता है कार्यपालिका सामूहिक रूप से विधायिका अर्थात संसद के प्रति उत्तरदायी होना, सामूहिक रूप से। और कार्यपालिका का चुनाव भी संसद से ही होना, विधायिका से होना। यानी कार्यपालिका संसद के एक समिति के समान होता है। ध्यान से सुनिएगा इसको। इसके अलावा मंत्रिमंडल का शासन होना, प्रधानमंत्री का शासन होना, यह सब एक विशेषता है। मैं जो बता रहा हूं डिफिनीशन बता रहा हूं। एग्जाम में जो आएगा वो वही डिफिनीशन ही लगाना है। भले उसको मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली, प्रधानमंत्री शासन प्रणाली, नाम मात्र की कार्यपालिका, ये सब उसकी विशेषताएं हैं। मैं डिफिनीशन बता रहा हूं आपको। तो क्या हो गया? संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है तथा कार्यपालिका का चुनाव विधायिका अर्थात संसद से ही होता है। इसको बोलते हैं संसदीय लोकतंत्र। लोकतंत्र का जो ये भारत में है और ब्रिटेन में है और भी सारे देशों में है। दूसरा होता है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है वही कार्यपालिका का भी अध्यक्ष होता है। जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है वही कार्यपालिका का भी अध्यक्ष होता है, यानी राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है ना? और कार्यपालिका का चुनाव विधायिका से नहीं होता है और ना ही कार्यपालिका के लोग विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं और ना ही कार्यपालिका लोग विधायिका के संचालन में भाग लेते हैं। इसमें जो है उसमें टोटल नहीं। तो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र का मतलब यह हो गया कि जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है वही कार्यपालिका का भी अध्यक्ष होता है। द हेड ऑफ द स्टेट इज आल्सो द हेड ऑफ गवर्नमेंट, बट इन इंडिया हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट हेड ऑफ द गवर्नमेंट। भारत में जो राष्ट्र का अध्यक्ष है, राष्ट्रपति, वो सरकार का अध्यक्ष नहीं है। क्योंकि सरकार का अध्यक्ष कौन है? प्राइम मिनिस्टर होता है। इसको कहते हैं संसदीय लोकतंत्र। जहां दोनों में अंतर हो और जहां दोनों एक हो जाएं वो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। और भी परिभाषाएं इधर उधर जुड़ सकती है। देखिए, दुनिया में इस समय सैकड़ों देश हैं। नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जा सकता कि सब में बिल्कुल शुद्ध रूप से यही लागू। बात समझ रहे हैं ना? स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हम लोग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हैं। हमारे वहां प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र है, उनके वहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, सीधे अधिकारी जनता मिलकर चुन लेते हैं। तो आप शुद्धतम रूप नहीं कहीं पा सकते। ठीक है ना? इसलिए बहुत ज्यादा तैयारी करते समय आपको अपना नेचर उदार बनाना पड़ेगा।
उदार बनाना पड़ेगा। सिविल सेवा की तैयारी एक आपके जीवन की क्रांति है। तैयारी करने वाले को लगता कि उसकी झोली भर गई, तो आप उस तरह से तैयारी करिए ना। आपका बड़ा काम करने के लिए दिल भी बड़ा होना चाहिए, मन बड़ा होना चाहिए, सोच बड़ा होना चाहिए, विचार बड़ा होना चाहिए। संकुचित मन के साथ बड़ा कार्य नहीं किया जा सकता। कोई कर लिया होगा, अपवाद होगा, लेकिन आम कार्यों में बड़ा कार्य के लिए बड़ा दिल होना बहुत जरूरी। तो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र अमेरिका में है, जहां राष्ट्रपति मुखिया होता है, और भारत में जो है वो संसदीय लोकतंत्र, कार्यपालिका संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। लेकिन भारत में यह कहा गया है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 75 खंड 3 कहता है कि कार्यपालिका सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। हमारे वहां संसद के प्रति नहीं बताया गया, क्या कहा गया? लोकसभा। यानी हमारे वहां जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। संसद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। याद करिए, रखिएगा इसको, ये गड़बड़ी होता है। आर्टिकल 75 खंड 3 क्लास 3, ठीक है ना। आर्टिकल 75(3) उसको बोलते हैं, लेकिन उसको हिंदी में बोलेंगे अनुच्छेद 75 खंड 3। क्लियर है? तो हमारे वहां संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया, ठीक है ना, जिसमें कार्यपालिका सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है। कार्यपालिका का चुनाव भी संसद से होता है। बाकी उसमें मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है, ये इसकी विशेषता है। प्रधानमंत्री मुखिया होता है, ये इसकी विशेषता होता है। राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यपालिका होता है, ये विशेषता होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने संसदीय ही क्यों अपनाया? क्यों नहीं अध्यक्षात्मक अपना लिया? बार बार चुनाव होने जरूरत नहीं था, एक बार होता। 89 से लेकर 93 तक कितनी बार चुनाव हो गए, उसके बाद फिर लगातार चुनाव होते रह गए। तो हम कह रहे हैं भारत में अध्यक्षात्मक लोकतंत्र काहे ने अपना लिया? भारत में अध्यक्षात्मक लोकतंत्र इसलिए नहीं अपनाया गया क्योंकि हमारे देश में आजादी के पहले ब्रिटेन का शासन था, और ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र था। ब्रिटेन ने भारत में अपने 200 साल के शासन व्यवस्था के तहत संसदीय ढांचा स्थापित कर रखा था। तो संसदीय ढांचा से हम पहले से परिचित थे। और एक और मैं आपको विशेषता बता रहा हूं, संसदीय लोकतंत्र में उत्तरदायित्व होता है, लेकिन स्थायित्व नहीं होता। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में स्थायित्व तो होता है, लेकिन उत्तरदायित्व नहीं होता। 5 साल के लिए चुन गई तो 4 साल के लिए चुन गया, अमेरिका राष्ट्रपति चुन गया, कोई हटा नहीं सकता है जब तक कि उस पर महाभियोग न लगाए। हमारे संविधान निर्माताओं को यह दिख रहा था कि सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद अगर देश आजाद हो रहा है तो हमें तानाशाह नहीं चाहिए, हमें एक उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल बोथ गवर्नमेंट चाहिए, दोनों गवर्नमेंट चाहिए। हमें ऐसा गवर्नमेंट नहीं चाहिए जो 4-5 साल रहे, किसी की बात ना सुने, किसी के प्रति उत्तरदायी ना हो। कम से कम लोकसभा के प्रति अगर सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है तो सरकारें बार बार डरी रहेंगी कि हम तभी तक, सरकारों को इस बात का भान रहेगा, तभी तक मैं गद्दी पर रहूंगा जब तक जनता के प्रति अपने दायित्वों की पूर्ति कर रहा हूं। हमारे संविधान निर्माता ये जान रहे थे कि इसमें उत्तरदायी गवर्नमेंट की जरूरत है, न कि स्थायी गवर्नमेंट की जरूरत है। अपेक्षाएं लोगों की बहुत ज्यादा थी, इसीलिए उत्तरदायित्व को अपनाया गया, और चूंकि पहले से संसदीय ढांचा चल रहा था इसलिए अपना लिया गया। यह भारत के संविधान की 4 प्रमुख विशेषताओं को मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अगला जरा समझिए, संविधान की सर्वोच्चता। अगला है संविधान की सर्वोच्चता, चौथा। अच्छा, इनको ध्यान से कॉन्सेप्ट बनाकर चलिए, ये केवल कथा नहीं बोल रहा हूं मैं, हालांकि मैं कथा की तरह ही पढ़ाता हूं,
लेकिन यहां से आपको अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, क्योंकि पेपर जान ही रहे कितना कठिन आ रहा, बताने जो तो है नहीं। तो वो तभी निकलेगा जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे, रटने से नहीं निकलेगा। आयोग चाहता ही नहीं कि रट्टू लड़का आवे, आयोग चाहता है समझदार व्यक्ति आवे, समझदार व्यक्ति आवे, क्योंकि प्रशासनिक इतने चैलेंज उत्पन्न हो रहे हैं रोज भारत में। हमें रट्टू आदमी नहीं चाहिए, हमें समझदार व्यक्ति चाहिए, इंटेलिजेंट। उसके लिए आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान की सर्वोच्चता। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है। ब्रिटेन में यह कहा जाता है कि यदि सरकार किसी के अधिकारों को छीने तो न्यायालय द्वारा या अन्य एजेंसियों द्वारा उसको वापस किया जा सकता है, लेकिन यह संसद किसी के अधिकार को छीने तो उसकी वापसी असंभव है। यानी ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता को अपनाया गया, अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता को अपनाया गया है। अमेरिका में तो एक कहावत ही प्रचलित है कि अमेरिका में संविधान वही है जो न्यायालय कहता है, न्यायालय के शब्द ही संविधान है, यानी वहां न्यायिक सर्वोच्चता है। भारत के संविधान निर्माताओं ने न ही संसदीय सर्वोच्चता को अपनाया और न ही न्यायिक सर्वोच्चता को अपनाया, बल्कि हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया। संविधान सर्वोच्च है हमारे वहां। संविधान विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों के ऊपर बैठता है। संविधान के भारत की प्रशासन के तीनों अंग तभी तक सुचारू रूप से काम कर सकते हैं जब वो संविधान के नीचे हो, जब वो संविधान के अनुरूप हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 132 इसी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 132 के तहत भारत के संविधान की व्याख्या करने का एकमात्र अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है, जो यह सिद्ध करता है कि हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान को सर्वोच्च तो बनाया है, लेकिन संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा का दायित्व जो है वो आर्टिकल 132 के तहत किसको दे रखा है? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान की व्याख्या का एकमात्र अधिकार संसद को नहीं है, राष्ट्रपति को नहीं है, प्रधानमंत्री को नहीं है, किसको है? सर्वोच्च न्यायालय। इसको कहते हैं संविधान की सर्वोच्चता। नहीं यहां न्यायिक सर्वोच्चता है अमेरिका की तरह, नहीं यहां संसदीय सर्वोच्चता है ब्रिटेन की तरह, बल्कि यहां क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। अगला है केंद्राभिमुख संविधान, पांचवा केंद्राभिमुख संविधान। यानी भारत का संविधान जो टेंड है, अभिमुख है या उस ओर है, वह है केंद्र, सेंटर। भारत का संविधान सामान्य काल में केंद्र और राज्य दोनों को बराबरी का स्तर देता है, दर्जा देता है, या कह लीजिए दोनों को अपने कार्यों की पूर्ति हेतु स्वतंत्रता देता है। लेकिन जब विशेष काल आ जाता है, आपातकाल आ जाता है, चाहे अनुच्छेद 352 हो यानी राष्ट्रीय आपात, चाहे अनुच्छेद 356 हो राज्यों में आपात, चाहे अनुच्छेद 360 हो वित्तीय आपात, तीनों काल में भारत का संविधान केंद्राभिमुख हो जाता है, यानी केंद्र की ओर टेंड कर जाता है। यानी उस समय भारत का संविधान एकात्मक भी हो जाता है। हमारे संविधान निर्माता यह जानते थे कि भारत के इतिहास में, इतिहास वो सीख ले रहे थे, जब जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई है, शक, कुषाण, यवन, पहलव, तुर्क, मुगल, हुड़ आक्रमणों का तांता लग गया, भारत की एकता को छिन्न भिन्न कर लिया गया, लाखों करोड़ों लोग काल के गाल में समा गए। हमारे संविधान निर्माता ये जान रहे थे। संविधान निर्माताओं ने तय किया, भले राज्यों को कमजोर कर दे, भले राज्यों की शक्ति कुछ कम कर दे, लेकिन केंद्र को कमजोर नहीं करना है।
चंद्रगुप्त मौर्य की तरह अखंड साम्राज्य की स्थापना करना है। सेल्यूकस ने सोचा कि हमारे स्वामी सिकंदर तो जीत नहीं पाए भारत, एक बड़ी सेना लेकर मैं भारत को लौट दूंगा। सेल्यूकस ये भूल गया इस समय भारत पर एक अखंड साम्राज्यपति बैठा हुआ है जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, एकमात्र भारतीय अखंड साम्राज्य पर शासन करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य, भारत का ज्ञात इतिहास का पहला चक्रवर्ती सम्राट। सेल्यूकस को इतनी बुरी तरीके से परास्त किया कि पूरा अफगानिस्तान देना पड़ा, और श्रुतियां तो यह भी कहती है कि अपनी बेटी का विवाह भी करना पड़ा। हमारे संविधान निर्माता इसी से सीख ले रहे थे, शासन में केंद्र को मजबूत करना है, शासन में केंद्र को मजबूत करना। राज्य तो रहेंगे, राज्यों का अस्तित्व रहेगा, केंद्र कमजोर नहीं होगा। इसीलिए भारत का संविधान क्या है? केंद्राभिमुख। सामान्य काल में तो संघात्मक है, केंद्र और राज्य की सरकार अलग अलग है, अलग अलग स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। विशेष काल जब आ जाएगा तो केंद्राभिमुख नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? सॉरी, संघात्मक नहीं रहेगा, केंद्राभिमुख हो जाएगा। इसलिए भारत का संविधान क्या है? केंद्राभिमुख है। अगला है मौलिक अधिकारों का समावेश। दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाई अगर किसी के लिए लड़ा गया तो फंडामेंटल राइट्स था। जानवर से इंसान बनने के जो अधिकार हैं वही मौलिक अधिकार हैं। पराधीन सपने सुख नाही, कहावत है। राजतंत्र के शासन व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक पराधीन होता है, राजा के इच्छा के अधीन होता है। न उसको समानता मिलता है राज्य की ओर से, न स्वतंत्रता मिलता है, शोषण तो बहुत बड़ी मात्रा में होता है। धर्म भी राजा के धर्म के समान ही स्वतंत्र होता है। जिसका धर्म राजा के धर्म से मिल रहा है, बादशाह के धर्म से मिल रहा है, वही स्वतंत्र है धर्म के लिए। जिस मौलिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए दुनिया में बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गईं, हम भारतीयों को वो अनायास ही मिल गया। हम लोग को, जो इस समय की बात कर रहा हूं, हालांकि उसके पीछे हमारे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बलिवेदी पर अपना प्राण न्यौछावर कर दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम लोग तो उसको अनायास ही पा रहे हैं ना। हम वर्तमान लोगों की बात कर रहे हैं, उसके लिए कम लड़ाई नहीं लड़ा गया। आज किसी ने अपने सर्वस्व न्यौछावर किया, तभी आज हम स्वतंत्र हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं, आज की बात कर रहा हूं। इसीलिए हम लोग मौलिक अधिकार को बड़ा स्वच्छंद मान लेते हैं अपने आप। अरे मिल गया, क्या मोल उसकी जाने। उसके पीछे लाखों लोग वीर गति को प्राप्त हुए हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। हमारे स्वतंत्रता सेनानी हंसते हंसते, क्रांतिकारी हंसते हंसते, खुदीराम बोस 18 साल की उम्र में फांसी पर झूल गए। उन्होंने कहा, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास प्राण देने के अलावा भारत मां के चरणों में और कुछ नहीं है, इसलिए मैं प्राण ही दे सकता हूं। गीता लेकर हाथ में फांसी के फंदे पर झूल गए। धन्य हो क्रांतिकारी, उन्हीं की वजह से तो हम पाए हैं मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट कुल 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का मौलिक अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, हटा दिया गया। अब समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कुल 6 मौलिक अधिकार है। मनुष्य के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए जिन अधिकारों का, मूलभूत अधिकारों का वर्णन होता है, उसी को मौलिक अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकार के चैप्टर में विस्तार से बताऊंगा। इसी को मानवाधिकार भी आप बोल सकते हैं। जानवर से मानव बनने के लिए जिन अधिकारों की जरूरत है, उनको मानवाधिकार अर्थात मौलिक अधिकार कहते हैं।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सातवां है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भारत के संविधान में यहां राज्य का मतलब गवर्नमेंट हो गया, सरकार हो गया, कार्यपालिका हो गया। सरकार को कुछ निर्देश दिए गए कि आपको यह करना चाहिए। देखिए, मौलिक अधिकार मस्ट हैं, करना पड़ेगा, आप बिना उसके की गति में नहीं बढ़ सकते। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यह निर्देश है कि सरकार को यह करना चाहिए। भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, मौलिक अधिकार से राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की गई, जिसको कहते हैं आप कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य की स्थापना भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत। यह मैं विस्तार से बताऊंगा। अब तो शुरू है वैचारिक, अब तो एक प्रचंड तैयारी चल रहा है सिविल का, एक एक चीज बताऊंगा जहां तक मैं सक्षम हूं। बहुत मैं ये नहीं कहूंगा मैं सर्वज्ञ हूं, सर्वज्ञ तो कोई हो ही नहीं सकता। स्वतंत्र न्यायपालिका, पहले जमाने में अगला जो विशेषता है वह स्वतंत्र न्यायपालिका। पहले जमाने में जब राजा महाराजा या बादशाह का जमाना था तो उस समय न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती थी। न्यायपालिका जो है वो राजा या बादशाह या सुल्तान के अंडर में होती थी। सुल्तान या बादशाह या राजा या सम्राट किसी भी न्यायपालिका द्वारा दिए गए निर्णय को बदल सकते थे, पलट सकते थे। यानी न्यायपालिका कार्यपालिका अर्थात राजा सम्राट बादशाह के अंडर में थी। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने जुडिशियरी को पूर्णतः स्वतंत्र किया है, इंडिपेंडेंट किया है। और इस बात का भी अधिकार उनको दिया है कि संविधान की अगर व्याख्या का अवसर आए तो वो भी सर्वोच्च न्यायालय ही करे, और तभी निष्पक्ष और उचित न्याय हो भी सकता है जब न्यायपालिका स्वतंत्र हो। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने पूरा व्यवस्था किया है। ये न्यायपालिका के तहत हम लोग पूरा विस्तार से पढ़ा जाएगा। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था भारत के संविधान में एक निश्चित आयु के बाद लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया, क्योंकि लोकतंत्र में सारे पद चुनाव के माध्यम से मिलते हैं और चुनाव में वोटिंग ही किया जाता है, मत डाला जाता है, मताधिकार। तो मत डालने का एक आयु जो है वो निश्चित है, जिसको वयस्क बोलते हैं। प्रारंभ में ये 21 साल था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन, याद रखिए 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो एज था वोटिंग राइट्स या मताधिकार का, वो 21 साल से कितना कर दिया गया, 18 साल। लेकिन ये तय किया गया कि भैया एक निश्चित आयु का व्यक्ति ही वोटिंग कर सकता है। तो निश्चित आयु क्या हो गया, 18 साल, उसी को वयस्क बोला जाता है। अगला है 10वां नम्य और अनम्य संविधान। नम्य और अनम्य संविधान। नम्य माने लचीला और अनम्य माने कठोर संविधान। यह सेंस कहां से आया? यह सेंस आया संविधान संशोधन की परिस्थिति से। संविधान संशोधन में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिनका संशोधन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जैसे अनुच्छेद 2 हो गया, अनुच्छेद 3 हो गया। बल्कि इनके संशोधन को संविधान संशोधन माना ही नहीं जाता है। चाहे राज्यों की सीमाओं का परिवर्तन, चाहे उनके नाम में परिवर्तन, चाहे किसी को प्रवेश, यह क्या होता है, नम्य संविधान का संशोधन। माने साधारण बहुमत से संशोधन हो जाए अगर संविधान के उन अनुच्छेदों में जहां साधारण बहुमत से संशोधन किया जाए, तब भारत का संविधान नम्य संविधान कहलाएगा।
लेकिन भारत के संविधान में ऐसे बहुत अनुच्छेद हैं जिनको संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत माने 2/3 मेजॉरिटी, बल्कि कुछ तो ऐसे अनुच्छेद हैं जिनके लिए 2/3 मेजॉरिटी के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का भी समर्थन चाहिए। विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का। विशेष बहुमत तो 2/3 तक होता है, 2/3 मेजॉरिटी लोकसभा राज्यसभा का। लेकिन कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं, जैसे मान लीजिए अध्यक्ष आपको संसदीय लोकतंत्र से अत्याचारात्मक लोकतंत्र लाना है तो उसके लिए 2/3 विशेष बहुमत तो चाहिए ही, साथ में आधे से अधिक राज्यों का भी समर्थन चाहिए। यहां भारत का संविधान नम्य नहीं रह जाता, अनम्य बन जाता है, यानी कठोर बन जाता है। क्लियर हुआ? तो यहां भारत का संविधान हो जाता है अनम्य यानी कठोर। तो भारत के संविधान में संशोधन के आधार पर दोनों लक्षण हैं, चाहे वो नम्य हो चाहे अनम्य। ये पूरा विस्तार से मैंने आपको परिभाषा बताया। मैंने ये कोशिश पूरा किया है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और मेरा ये दावा है कि यदि आप पूरे मनोयोग के साथ पढ़ते हैं तो आप खुद इस बात को कमेंट में लिखेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। वैसे ये आपके ऊपर है, आप क्या करते हैं। बस मेरा उद्देश्य यही है कि यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप अन्य उन विद्यार्थियों को जरूर दीजिए जिनको इसकी जरूरत है। हमारा उद्देश्य यहां से यही बस है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने अनुभव को मैं बता सकूं। अगर उनका थोड़ा भी सहयोग हो जाएगा तो मैं अपने आप को सफल मानूंगा। एक नए लेक्चर के साथ मैं विकास श्रीवास्तव आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।